गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। हमने इससे पहले पढ़ा था लास्ट में इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्या साधारण नमक या किस प्रकार से साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए रॉ मटेरियल है। तो उसी के बारे में हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। तो पहला था उसमें लिखा हुआ कि दैनिक जीवन में जो भी हम पदार्थ यूज करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, यानी एक होता है खाना बनाने के लिए जो सोडा यूज़ किया जाता है और एक होता है कपड़े धोने के लिए जो धावन सोडा, यानी कपड़े धोने का जो पाउडर होता है उसको धावन सोडा कहते हैं। एक हमने पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट और एक पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट और विरंजक चूर्ण। तो सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कि जो हमारा नमक है, नमक यानी NaCl, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए किस प्रकार से एक रॉ मटेरियल है। तो इसमें मैंने डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस सर्कल के अंदर। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोक्षार प्रक्रिया। अब यहाँ पे नीचे देखें, ध्यान से देखना, ये एक रिएक्शन लिखी गई है, किस चीज़ की? क्लोरोक्षार रिएक्शन। तो जब हमने नमक को जल में घुला तो हमको क्या मिला? NaOH एक्वस फॉर्म, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय अवस्था में है, जल के साथ है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से नमक से हमको सीधे सीधे क्या मिला? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोरोक्षार प्रक्रिया। सेकंड टॉपिक देखें, विरंजक चूर्ण। ये यहाँ पे लिखा है विरंजक चूर्ण। तो आपने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम चूना पढ़ा होगा आपने, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो उससे जो ये बुझा हुआ चूना बना, इस पर जब क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है, पहले वाले उसमें आपने देखा कि बुझे हुए चूने पे जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तो एक सफ़ेद पदार्थ बनने लग जाता है। वैसे ही यहाँ पे है कि CO2 की जगह क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? यहाँ पे लिखा है CaOCl2। ठीक है, अब ये रिएक्शन होगी कैसे? ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, इससे क्लोरीन की रिएक्शन कराए तो इस क्लोरीन ने इस H2O वाले यहाँ से हाइड्रोजन को और एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? CaOCl2 और H2O, CaOCl2। CaOCl2 को क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण, और H2O जल। विरंजक चूर्ण तो बन गया, लेकिन इसका उपयोग क्या है कि हम क्यों बना रहे हैं विरंजक चूर्ण को? तो जैसे सूती कपड़ा आपने देखा होगा, लेनिन। तो जैसे सूती कपड़ा हो गया, लिनेन लिखा है यहाँ पे, लेनिन करना इसको, के विरंजन के लिए कागज, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए। कहने का मतलब है कि जो सूती कपड़ा होता है या लिनेन का कपड़ा होता है, सिंथेटिक कोई कपड़ा हो गया, को कलर करने के लिए कागज के जो कारखाने होते हैं वहाँ पे विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी का मज्जा बनाने में, और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। ड्राई क्लीनिंग एक टर्म सुना होगा आपने कि जो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसको डायरेक्ट हम धो नहीं सकते हैं, तो उसकी गंदगी वगैरह सफाई करने के लिए हम लॉन्ड्री में देते हैं और कहते हैं इसकी ड्राई क्लीनिंग करनी है। तो वहाँ पे विरंजक चूर्ण का यानी CaOCl2 का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग है रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। पीने वाला जल, जैसे सपोज जहाँ से हमारा पानी सप्लाई होता है उस टंकी में जो पानी स्टोर रहता है
काफ़ी टाइम तक अगर उस टंकी को साफ़ न किया जाए तो पानी में बैक्टीरिया वगैरह पनपने लगते हैं, कीड़े वगैरह पनप जाते हैं। तो निरंतर उसकी सफाई होनी ज़रूरी है। तो उसकी सफाई के लिए क्लोरीन या फिर विरंजक चूर्ण या फिर कुछ लोग चूना वगैरह भी डाल के उसकी सफाई कर देते हैं, टैंक खाली करके। ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं ना जिसको, हाँ, उसी को डाल देते हैं। इसके अलावा है, नीचे लिखा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। पीछे हमने पढ़ा था, जिसको हमने बोला था, एक तो सोडा हो गया बेकिंग सोडा और दूसरा था धवन सोडा। तो जो बेकिंग सोडा होता है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले में पढ़ा था हमने, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा कहेंगे। तो खाने का सोडा आपने देखा होगा कि अगर पकौड़े, पूरी वगैरह या फिर कुछ ऐसे लजीज चीज़ें बनाई जाती है या फिर भटूरे वगैरह, तो उसमें बेकिंग सोडा थोड़ा सा एक सफ़ेद पदार्थ चुटकी भर डालते हैं, वो क्या होता है, बेकिंग सोडा। तो इसका उपयोग खाने को जल्दी पकाने के लिए या फिर उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन साधारण नमक से कैसे, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखेंगे हम, ये यहाँ पे रिएक्शन लिखी है। NaCl को जब जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और NH3 अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनिया है NH3 और NH4Cl हो गया अमोनियम क्लोराइड, और NaHCO3 धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा हमको प्राप्त होता है। फिर जो हमारा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर हम उसको गर्म करें तो हमको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है, उसकी रिएक्शन यहाँ नीचे ये लिखी हुई है यहाँ पे। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट, कुछ भी नाम बोलो, तीनों चीज़ें एक ही है। इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन से कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का सोडियम लवण हमको यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये हो गया था खाने का सोडा। खाने के सोडे के बाद अगला टॉपिक है हमारा धोने का सोडा यानी धावन सोडा। तो धावन सोडा का फॉर्मूला Na2CO3, ठीक हो गया। लेकिन सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, बोरेक्स बनाने में, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में। अब इसको समझेंगे कि किस प्रकार से। जो सोडियम कार्बोनेट होता है, कांच उद्योग जैसे जहाँ पे कांच के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, कागज उद्योग में, और इसके अलावा बोरेक्स बनाने में। बोरेक्स जो होता है, बोरिक एसिड, बोरेक्स वगैरह आपने सुना होगा। बोरेक्स, इसको हम नॉर्मली सुहागा भी बोलते हैं, सोने को प्योर करने में इसका काम आता है, ठीक है। बोरेक्स या जल की स्थायी कठोरता को हटाने में। जो कठोर जल होते हैं आपने देखा होगा, वो आसानी से साबुन उसमें झाग नहीं देता है वगैरह, तो उस जल की कठोरता को हटाने में। तो यहाँ नीचे कुछ डेफिनेशन लिखी है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहलाता है। अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे है तो सब एक ही, लेकिन थोड़ा अंतर है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पहली वाली जो रिएक्शन है इसमें देखना, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, तो 10H2O कोई भी पदार्थ, इससे पहले आपने जिप्सम का सूत्र पढ़ा होगा, उसमें भी 2H2O 10H2O इस प्रकार से लिखा था, यानी वो उसके साथ हमने जल मिला दिया, आर्द्र अवस्था में नमी युक्त है वो। नीचे लिखा है CuSO4 कॉपर सल्फेट 5H2O, यानी यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्या है, आर्द्र अणु है। और यहाँ पे फिर अंत में लिखा है जिप्सम CaSO4
कैल्शियम सल्फेट 2H2O। तो ये भी क्या है, जल के साथ मिला हुआ है, ठीक है, यानी आर्द्र अवस्था में। आज का लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिप्सम को, पीछे हमने यहाँ पे जिप्सम का फॉर्मूला पढ़ा है CaSO4 2H2O। अब इसको ध्यान से देखो, इस 2H2O को, कि ये क्या है, जिप्सम को हमने पानी के साथ मिलाया हुआ है, यानी वो अभी नमी युक्त है। तो जब साधारण सी बात है, जब किसी गीली चीज़ को या पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो सूख जाता है। यहाँ पे इसी जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 केल्विन पे जब गर्म किया जाता है तो यह जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट आर्द्र हाइड्रोजन, कैल्शियम सल्फेट आर्द्र हाइड्रोजन या हेमीहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4। कहीं पे भी सल्फेट आता है तो SO4 लगेगा, कार्बोनेट आएगा CO3 लगेगा, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, हेमीहाइड्रेट यानी हाइड्रेट यानी जल, तो 2.5H2O, ठीक हो गया। तो जब इसको सुखाया जाता है, यानी जिप्सम का फॉर्मूला था CaSO4 2H2O, तो जब इसमें से नमी निकाल दी जाती है 373 केल्विन पे गर्म करके, तो ये हेमीहाइड्रेट बनता है, यानी इसमें थोड़ी बहुत नमी फिर भी बची रहती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने से पुनः जिप्सम बन जाता है। हमारे पास कोई गीला कागज़ था, उसको पहले हमने सुखाया और फिर गीला कर दिया, तो फिर से वो गीला कागज़ बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट 2H2O था, उसको फिर हमने जल के साथ रिएक्ट कराया तो फिर से जिप्सम बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गीला करेंगे तो जिप्सम बन जाएगा और जिप्सम को सूखा करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अब इसको ऐसे समझो, आप में से कभी बचपन में किसी का या तो हाथ पांव टूटा होगा या आपने किसी का देखा होगा, डॉक्टर पहले एक पट्टी बांधता है और उसके साथ में क्या करता है, किसी बर्तन में चूना जैसा कुछ दिखता है, तो वो चूने जैसे जो दिखने वाला पदार्थ है वो एक्चुअल में क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो उसको जब घोला जाता है तो वो घुल के जिप्सम बनता है, फिर उस लेप को पट्टी के ऊपर लगा दिया जाता है, थोड़ी देर में पट्टी सूखती है तो वो फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसीलिए उसको कहते हैं कि हाथ टूट गया, पाँव टूट गया और क्या लगा दिया, प्लास्टर लगा दिया। तो वो प्लास्टर क्या होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किससे बनता है, जिप्सम से। या तो जिप्सम को सुखा दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को गीला कर दो तो जिप्सम बन जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है आपको अच्छे से आ गया होगा, और अगर इतने समझाने के बाद भी नहीं आया है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, आपको थोड़ा बहुत अपने एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। साथ ही साथ इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू होता है धातु एवं अधातु। आपका धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए।